नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है माया ऐप पर। माया ऐप के तहत बॉलीवुड फ्लैशबैक में आज हम बात करेंगे एक ऐसे अभिनेता के बारे में जिन्होंने अपने अभिनय के दम पे सारे ऑडियंस का मन मोह लिया था, जिन्हें ऑडियंस ने अभिनय सम्राट का दर्जा दिया था, जो बॉलीवुड के मोस्ट फेमस एंड टैलेंटेड एक्टर्स में से गिने जाते हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं द लीजेंड मोहम्मद यूसुफ खान के बारे में। आप चौंक गए क्या? जी हाँ, ये वही मोहम्मद यूसुफ खान है जिन्हें लोग दिलीप कुमार के नाम से जानते हैं। तो चलिए हर बार की तरह इस बार भी शुरू से शुरुआत करते हैं और जानते हैं इनकी जिंदगी से जुड़ी ढेर सारी बातें। दिलीप साहब का जन्म 11 दिसंबर 1922 को पेशावर, पाकिस्तान में हुआ। इनके पिता का नाम लाला गुलाम सरवर था और इनकी माता का नाम आयशा बेगम। इनके पैदा होने के साथ ही इनका नाम मोहम्मद यूसुफ खान रखा गया, लेकिन फिर बाद में इसे बदलकर इन्हें दिलीप कुमार नाम दिया गया। जब ये फिल्म इंडस्ट्री में आए तब इनका नाम बदला गया और ये नाम बदला था वही मशहूर एक्ट्रेस देविका रानी ने, जो बॉम्बे टॉकीज की ओनर भी थी। देविका रानी अपने पति हिमांशु राय के साथ मिलकर और कुछ और पार्टनर्स के साथ मिलकर बॉम्बे टॉकीज की स्थापना की थी। मैं उसी देविका रानी के बारे में बात कर रहा हूं जिन्होंने उस जमाने में जब औरतों को एज एन एक्ट्रेस काम करने के लिए रोक टोक लगती थी, उस जमाने में उन्होंने 4 मिनट का लंबा किसिंग सीन दे करके बॉलीवुड में तहलका मचा दिया था। मैं उसी देविका रानी के बारे में बात कर रहा हूं जिन्हें दादा साहब फाल्के का पहला अवार्ड प्राप्त हुआ था। मैं उसी देविका रानी के बारे में बात कर रहा हूं जिन्हें बॉलीवुड इंडस्ट्री की फर्स्ट सक्सेसफुल एक्ट्रेस भी माना जाता है। दिलीप साहब के पिता लाला गुलाम सरवर एक फ्रूट मर्चेंट थे। 1930 में वो अपने पूरे परिवार के साथ पेशावर से मुंबई शिफ्ट हो गए। कुछ समय तक वहां रहे। फिर दिलीप साहब 1940 में बॉम्बे छोड़कर पुणे चले गए और अपना कैंटीन का बिजनेस शुरू किया। वहाँ उनका बिजनेस ठीक ठाक चल ही रहा था कि एक दिन हुआ कुछ यूं कि देविका रानी वहाँ पहुंची और उन्हें देखा। देविका रानी ने जब दिलीप साहब को देखा तो वो काफ़ी प्रभावित हुई। उनका लुक्स काफ़ी अच्छा था, तो उन्होंने जा कर के दिलीप साहब से कहा, तुम इतने टैलेंटेड लगते हो, तुम्हारा लुक्स भी अच्छा है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम कैंटीन में क्यों काम कर रहे हो? चलो तुम्हें मैं फिल्मों में काम दिलाती हूँ, तुम्हें फिल्मों में काम करना चाहिए। और इस बात से दिलीप साहब बहुत खुश हुए और उन्होंने अपनी रजामंदी दे दी। फिर देविका रानी ने कहा कि तुम्हारा नाम मैं दिलीप कुमार रखना चाहती हूँ। उन्हें भी इस बात से कुछ ऐतराज़ नहीं था। उन्होंने खुशी खुशी नाम को स्वीकार किया और अपना फिल्मी करियर वहाँ से शुरू किया। फिर वहाँ से मोहम्मद यूसुफ खान जो थे वो दिलीप कुमार बन गए और फिल्मों में काम करना शुरू किया। पहली बार देविका रानी ने ही उन्हें उनका डेब्यूट फिल्म ज्वार भाटा दिया था, उसमें कास्ट किया था। ज्वार भाटा 1944 में रिलीज हुई थी। खैर ये अलग बात है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे कुछ अच्छा कलेक्शन नहीं कर पाई, कुछ अच्छे पैसे नहीं बना पाई, लेकिन फिर 1947 में जब इनकी फिल्म आई जुगनू तो उसने कमाल करके रख दिया और इनका नाम ऐसा बॉलीवुड में चमकाया कि लोग इनके दीवाने हो गए। फिर इनकी वो स्टाइल, उनका वो डायलॉग बोलने का तरीका, वो अदा, सब लोगों ने खूब कॉपी किया और इनको रातों रात कर दिया फेमस। फिर 1948 में दिलीप कुमार साहब की फिल्म आई मेला और उसके बाद राजकुमार और नरगिस के साथ इन्होंने जो फिल्म किया वो थी अंदाज। और उसके बाद विमल रॉय के देवदास ने इन्हें बॉलीवुड का ट्रेजेडी किंग बना दिया। इसके बाद भी इन्होंने बहुत सी बेहतरीन फिल्में की, जैसे कि कोहिनूर और उसके बाद राम और श्याम। राम और श्याम में इनका पहला ऐसा फिल्म था जिसमें इन्होंने 2 कैरेक्टर्स निभाए थे। फिर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बहुत ही मशहूर फिल्म मुगले आजम आई। इस फिल्म में दिलीप साहब ने सलीम का किरदार निभाया था और इस फिल्म में इनका साथ देने के लिए पृथ्वीराज कपूर भी थे और मधुबाला भी थी और दुर्गा खोटे जैसे कई बेहतरीन एक्टर्स भी नजर आए थे। इस फिल्म में अकबर का किरदार निभा रहे थे पृथ्वीराज कपूर और उनकी महबूबा का किरदार निभा रही थी मधुबाला। इस फिल्म में दिलीप साहब ने क्या खूब अभिनय किया था। मतलब उनकी मधुबाला के साथ जो केमिस्ट्री थी वो बहुत ही खूबसूरत थी और उस केमिस्ट्री ने दुनिया का दिल भी जीत लिया था। लोगों ने खूब पसंद किया उनके किरदार को और इस फिल्म को, और इस फिल्म में काफ़ी अच्छा कलेक्शन भी किया था। बात करें इस फिल्म की लागत की तो वो 1.5 करोड़ थी, जो कि उस ज़माने में बहुत ही ज़्यादा थी।
लेकिन 1.5 करोड़ रहने के बाद भी इस फिल्म ने इंडिया में ही, सिर्फ इंडिया में ही सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए 5.5 करोड़ का कलेक्शन किया, जो कि आप जान सकते हैं कि 5.5 करोड़ उस ज़माने में कमाना मतलब कितनी बड़ी बात होगी। तो इस तरह से इस फिल्म ने बहुत ही बड़ा विख्यात हासिल किया। तो चलिए अब बात करते हैं इस फिल्म से जुड़ी एक ऐसे फैक्ट के बारे में जो आपको पता होना चाहिए। ये फिल्म पहले तो ब्लैक एंड वाइट में रिलीज़ हुई, लेकिन फिर बाद में ये फिल्म इतनी अच्छी बनी, इतनी बेहतरीन बनी थी कि इसे बाद में फिर कलर में कन्वर्ट करके रिलीज़ किया गया और फिर इस फिल्म में 4 चांद भी लग गया। तो चलिए अब बात करते हैं दिलीप कुमार साहब के लव लाइफ के बारे में। तो इसमें जो सबसे पहला नाम आता है वो है मधुबाला। मधुबाला और दिलीप कुमार साहब की लव स्टोरी 9 साल तक चली थी। लेकिन एक फैक्ट की बात आपको ये बता दें कि दिलीप कुमार साहब का दिल जिसके लिए पहली बार धड़का था वो मधुबाला नहीं थी, वो कोई और थी। जिसके लिए दिलीप साहब पहली बार अपने प्यार का इजहार किए थे वो थी उमा कश्यप। एक बहुत ही बेहतरीन एक्ट्रेस और बहुत ही खूबसूरत एक्ट्रेस थी वो, और फिल्म इंडस्ट्री की पहली हाईली एजुकेटेड एक्ट्रेस भी वो मानी जाती थी। उस समय चेतन आनंद साहब एक एक्ट्रेस की तलाश में थे। वो एक फिल्म बना रहे थे नीचा नगर, तो उन्हें एक लीड एक्ट्रेस चाहिए थी, तो वो उनकी तलाश में थे। उसी दौरान वो उमा कश्यप से मिले और उन्होंने अपने फिल्म में एज अ लीड एक्ट्रेस कास्ट किया। इस फिल्म में उनकी वाइफ उमा आनंद भी काम कर रही थी और चेतन आनंद साहब नहीं चाहते थे कि एक ही फिल्म में 2 उमा रहे, इसलिए उन्होंने उनका नाम, उमा कश्यप का नाम बदल करके कामिनी कौशल कर दिया और फिर बाद में उमा कश्यप एज अ कामिनी कौशल फेमस हो गई पूरे फिल्म इंडस्ट्री में। दिलीप कुमार साहब और कामिनी कौशल की लव अफेयर की शुरुआत हुई 1948 में आई फिल्म शहीद के साथ। इसी फिल्म के दौरान दोनों एक दूसरे से मिले और फिर इनकी लव स्टोरी शुरू हो गई। इस फिल्म के दौरान ये अक्सर एक दूसरे से मिलते रहते थे और धीरे धीरे इनका मिलना प्यार में बदल गया। और कहा यह भी जाता है कि दिलीप कुमार साहब ने ही पहली बार कामिनी से अपने प्यार का इजहार किया था, और तो और दोनों एक दूसरे से शादी करने के लिए भी तैयार थे। लेकिन बात कुछ यूं थी कि कामिनी के भाई को दिलीप कुमार के साथ रहना पसंद नहीं था। वो नहीं चाहते थे कि कामिनी और दिलीप एक साथ रहें या फिर इनकी लव स्टोरी आगे बढ़े। वो इस रिश्ते से बहुत नाराज़ थे। दूसरी तरफ कामिनी कौशल ने अब मरते हुए अपनी बहन को वादा किया था कि उनके मरने के बाद वो उनके बच्चों का ख्याल रखेंगे। एक तरफ भाई की नाराज़गी और दूसरी तरफ बहन को दिए हुए वादे ने उन्हें दिलीप कुमार साहब से जुदा कर दिया और इनका ये रिश्ता यहीं पे समाप्त हो गया। इन्होंने साथ में और शहीद के बाद और भी कई फिल्में की, जैसे कि नदिया के पार, आरजू और शबनम। कामिनी के बाद दिलीप कुमार साहब की ज़िंदगी में जो प्यार लेकर के आई थी वो थी खूबसूरत एक्ट्रेस मधुबाला। इनके रोमांस के चर्चे हर जगह होने लगी थी। लोगों के ज़ुबान पे इनका नाम था, इस जोड़ी का नाम था। ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गई थी और धीरे धीरे ये एक दूसरे से प्यार करने लगे थे बहुत ही ज़्यादा, और शादी तक बात पहुंचने ही वाली थी। लेकिन फिर हुआ कुछ यूँ कि मधुबाला के पिता और दिलीप कुमार साहब के बीच कुछ ऐसा हो गया कि ये रिश्ता भी टूट गया और फिर आगे ये शादी नहीं कर पाए। इनकी मुलाकात पहली बार 1951 में आई फिल्म तराना की शूटिंग के दौरान हुई थी और वहाँ से ये मधुबाला और दिलीप कुमार साहब एक साथ मिले और उसके बाद कुछ ऐसा हो गया कि अक्सर दिलीप कुमार साहब मधुबाला की शूटिंग सेट पर पहुँच जाते थे उनसे मिलने। फिल्म तराना के बाद इन्होंने संग दिल, अमर और मुगले आजम में भी साथ काम किया। इस जोड़ी ने इन फिल्मों में भी कमाल कर दिखाया। ये दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, बात बहुत आगे तक बढ़ चुकी थी, लेकिन आखिरकार इनका रिश्ता ख़त्म कर दिया गया। ये शादी तक नहीं पहुंच पाए। वह कुछ यूँ था कि नया दौर की शूटिंग के दौरान मधुबाला को एमपी जाना था, लेकिन उनके पिता अताउल्ला खान ने उन्हें वहाँ जाने से मना कर दिया, ये कहकर कि वो डकैत इलाका है और वहाँ तुम सेफ नहीं हो। दरअसल बताया ये भी जाता है कि अताउल्ला खान नहीं चाहते थे कि मधुबाला और दिलीप कुमार साहब एक साथ रहें या उनकी शादी हो। कहा यह भी जाता है
कि अताउल्ला खान नहीं चाहते थे कि उनके बेटी के पैसों पे हक बटे, इसलिए वो उनकी शादी नहीं होना देना चाहते थे। इसके बावजूद दिलीप कुमार साहब और मधुबाला का रिश्ता चलता रहा और उनका प्यार रुकने का नाम नहीं लिया। फिर इनके पिता ने कुछ ऐसा खेल रचा कि दोनों का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया और इनका मिलना जुलना भी बंद हो गया। फिर दिलीप कुमार साहब के लाइफ में जो तीसरी महिला आई वो थी वैजंती माला। दिलीप कुमार साहब और वैजंती माला ने साथ में 6 फिल्में की थी। इनकी सबसे पहली फिल्म 1955 में आई देवदास थी, जिसमें दोनों ने काफ़ी अच्छे तरीके से काम किया और इनके काम को काफ़ी सराहा गया और ये फिल्म भी सुपर हिट रही। फिर इसके बाद एक के बाद एक कई हिट फिल्में इन्होंने साथ में दी। इनका प्यार बढ़ता ही चला जा रहा था और धीरे धीरे ये बात शादी तक पहुंच गई। लेकिन फिर हुआ कुछ यूँ कि वैजंती माला को RK बैनर से एक फिल्म संगम का ऑफर आया। इस ऑफर को वो ठुकराना नहीं चाहती थी, किसी भी हाल में वो फिल्म करना चाहती थी। लेकिन दूसरी तरफ दिलीप कुमार साहब चाहते थे कि वो इस फिल्म को ठुकरा दे, वो इस फिल्म में काम ना करे। लेकिन आखिरकार वैजंती माला ने इस फिल्म को एक्सेप्ट किया और राज कपूर के साथ शूटिंग करके ये फिल्म कंप्लीट की। इस बात से दिलीप कुमार साहब और वैजंती माला के बीच थोड़ी खटास आ गई और ये रिश्ता आखिरकार टूटकर बिखर गया। फिर उनकी ज़िंदगी में जो चौथा प्यार बन करके आई वो थी वहीदा रहमान। कहा जाता है कि गुरुदत्त से ब्रेकअप के बाद वहीदा रहमान काफ़ी परेशान थी। उन्हें किसी कंधे का इंतज़ार था और वो चाहती थी कि कोई उसके लाइफ में आए ताकि वो अपने दर्द को बयां कर सके, अपने दर्द से लड़ सके। उसी दौरान वो दिलीप कुमार साहब से मिली और फिर साथ में काम करते करते वो उनके काफ़ी करीब आ गई। और कहा यह भी जाता है कि दिलीप कुमार साहब ने ही वहीदा रहमान को शादी के लिए प्रपोज भी किया था। 1966 में आई फिल्म दर्द दिया दर्द लिया में दिलीप कुमार साहब वहीदा रहमान से मिले और इसी फिल्म के दौरान ही वहीदा रहमान की दिलीप कुमार साहब के लाइफ में एंट्री हुई। दोनों ने साथ में काम किया और काफ़ी अच्छा काम किया। इसके बाद फिर दोनों ने 1966, 1967 और 1968 में लगातार 3 फिल्में की और इस फिल्मों के दौरान वहीदा रहमान को काफ़ी बड़े बड़े फिल्मों के ऑफर्स आने लगे और वो फिल्मों में काम करने के दौरान काफ़ी व्यस्त रहने लगी, जिस कारण से दिलीप कुमार साहब काफ़ी इग्नोर्ड फील कर रहे थे और इस वजह से वो उनके मन में भी थोड़ी दूरियां बढ़ने लगी और धीरे धीरे ये दूरियां इतनी बढ़ गई कि आखिरकार ये रिश्ता भी टूटकर बिखर गया। ना तो वहीदा रहमान मधुबाला की जगह ले सकी और ना ही वैजंती माला बन सकी और इस तरह से ये रिश्ता भी ख़त्म हो गया। 4 रिश्ते टूटने के बाद दिलीप साहब का मन शादी करने का बिल्कुल नहीं था। शादी से उनका मन ऊब गया था और वो अब आजीवन कुंवारा ही रहना चाहते थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि उन्हें अपने से आधी उम्र की लड़की 22 साल की सारा बानो से शादी करना पड़ा। तो चलिए जानते हैं कि आखिर हुआ क्या था। बात उन दिनों की है जब दिलीप कुमार साहब का नाम का डंका पूरी फिल्म इंडस्ट्री में बजता था। नए आने वाले एक्टर्स उन्हें अपना रोल मॉडल मानते थे, वहीं एक्ट्रेसेस उनके साथ काम करने के लिए बेताब थी। उनके लाखों करोड़ों फैन थे और इन्हीं लड़कियों में से शुमार थी शायरा बानो भी। शायरा बानो भी उनकी बहुत बड़ी फ़ैन थी। बहुत कम उम्र से ही दिलीप कुमार साहब की फिल्में देखा करती थी। शायरा ने अपनी फिल्मी करियर के दौरान अपनी बहुत सी फिल्में राजेंद्र कुमार के साथ की थी। ये फिल्म राजेंद्र कुमार के साथ इनकी जो जोड़ी थी ये काफ़ी पसंद की जा रही थी। ऑडियंस इसे काफ़ी सराह रहे थे और इन दोनों ने साथ में इतना काम किया कि ऑन स्क्रीन करीब आते आते इन्होंने ऑफ स्क्रीन भी करीब आना शुरू कर दिया और इन्हें पता भी नहीं चला। बात यहाँ तक पहुँच गई कि जब राजेंद्र कुमार ने शायरा बानो के साथ दूरी बढ़ाने की कोशिश की तो शायरा बानो को नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। इनकी मां नसीम बानो भी एक कमाल की एक्ट्रेस थी और दिलीप कुमार साहब इनके काफ़ी अच्छे दोस्त थे। नसीम बानो से अपनी बेटी की ऐसी हालत देखी नहीं गई और उन्होंने दिलीप कुमार साहब से गुहार लगाई कि वो आकर शायरा बानो को संभाले। वो जानती थी कि शायरा दिलीप कुमार साहब की बहुत बड़ी फ़ैन है, उनकी बात ज़रूर समझेगी और उनकी बात ज़रूर सुनेगी। दिलीप कुमार साहब ने उन्हें काफ़ी समझाया, शायरा को ये समझाया कि देखो अगर तुम राजेंद्र से शादी कर भी लेती हो तो तुम उसकी दूसरी औरत बनकर रह जाओगी और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि राजेंद्र अपनी वाइफ को तलाक देने के लिए राज़ी नहीं है।
फिर सायरा का जब बर्थडे आया तो सायरा उम्मीद कर रही थी कि राजेंद्र कुछ ऐसा गिफ्ट मुझे देंगे जिससे मैं स्पेशल फील करूँगी, और उसे बड़ी उम्मीद थी। लेकिन हुआ बिल्कुल इसका उल्टा। राजेंद्र वहाँ अपनी पत्नी के साथ उस पार्टी में पहुँच गए और जिसे देखते ही सायरा के तन बदन में आग लग गई। माहौल बिगड़ ही रहा था कि तुरंत उनकी माँ नसीम बानो ने दिलीप साहब को फ़ोन लगाया और कहा कि कृपया करके आप यहाँ आ जाइए और माहौल को संभाल लीजिए, कुछ ऐसा ऐसा हुआ। फिर दिलीप साहब वहाँ पहुँचे और उन्होंने तुरंत माहौल को संभाला, जैसे तैसे करके सायरा को समझाया और फिर अगले दिन उन्हें एक जगह घुमाने के लिए लेकर के गए। जब वो उन्हें घुमाने के लिए लेकर गए तो वहाँ पे उन्होंने सायरा को समझाया कि तुम अभी हसीन हो, जवान हो, तुम्हारा करियर पीक पे है, तुम्हें कोई ना कोई परफेक्ट लड़का ज़रूर मिल जाएगा। तो इसी में सायरा बानो ने टपाक से जवाब दिया, क्या आप वो परफेक्ट लड़का बनेंगे? क्या आप मुझसे शादी करेंगे? ये सुनते ही दिलीप कुमार साहब बहुत चक्के रह गए। उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया और फिर दोनों घर लौट गए। लेकिन ये नादानी में पूछी गई सवाल उनके गले का कांटा बन गया। फिर नसीम बानो जो कि उनकी माँ थी, उन्होंने भी दिलीप साहब को खूब समझाया कि आपको भी अब शादी कर लेना चाहिए और शायरा के साथ आप शादी कर लेंगे तो शायरा संभल जाएंगी, ये जोड़ी काफ़ी अच्छी लगेगी। फिर बर्थडे के लगभग 6 हफ्ते के बाद ये खबर आई कि दोनों एक दूसरे के साथ मंगनी करने वाले। 19 अक्टूबर 1966 को इनकी मंगनी हुई और फिर उसी वर्ष इनकी शादी भी हो गई। जब इनकी शादी हो रही थी तब सायरा बानो की उम्र थी महज 22 साल और दिलीप साहब की उम्र थी 44 साल। इनकी शादी के बाद इनका रिश्ता 14 साल तक बहुत ही खूबसूरती के साथ चला, लेकिन फिर इनके रिश्ते के बीच आई एक लड़की जिसका नाम था आसमा। शादी के 14 साल बाद भी जब शायरा की गोद सूनी थी तो ये दिलीप साहब के भाई और बहनों को नकारा था। उन्हें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और वे नहीं चाहते थे कि ये रिश्ता और आगे चले और ये जीवन भर बिना बच्चे के रहे। तो इसी सिलसिले के दौरान उन्होंने उनकी जो बहन थी दिलीप साहब की, उन्होंने अपनी एक दोस्त आसमा से उनकी मुलाकात करवाई और दिलीप साहब को बताया कि आसमा शादीशुदा है और इनके 3 बच्चे हैं। दिलीप साहब उनसे जब मिले उसके बाद इत्तेफाक से कई बार वो कहीं ना कहीं मिल ही जाते थे और फिर यूं होने लगा कि दिलीप साहब की शूटिंग देश विदेश कहीं भी हो तो आसमा वहाँ पहुँच जाती। पहले तो दिलीप साहब समझ नहीं पाते थे कि मेरे शूटिंग लोकेशन इसे पता कैसे चलते हैं। फिर इन्हें कहीं से खबर लगी कि इनके जो बहनें हैं वो इनके शूटिंग लोकेशन आसमा के साथ शेयर करते थे। पहले तो आसमा के पति उसके साथ हुआ करते थे, लेकिन फिर खबर आई कि आसमा अपनी पति से अलग हो गई है। फिर क्या था, दिलीप साहब की बहनों ने इस मौके का फ़ायदा उठाया और इन दोनों को एक करने में जुट गए। पहले तो ये कोशिश कर रही थी, लेकिन धीरे धीरे ये रिश्ते सीरियस हो गए और फिर दिलीप साहब ने आसमा रहमान से शादी कर ली। ये बात कानो कान किसी को खबर तक नहीं हुई और ये बात सायरा से भी छुपाई गई। फिर पता नहीं कहाँ से ये खबर एक अखबार वाले को लग गई और उसने ये खबर अपने अखबार में छाप दिया। इस अखबार में इस खबर के छपते ही बॉलीवुड में तहलका मच गया। लोग इनसे कई सवाल पूछने लगे कि कई तरह के इनको सवाल पूछ करके परेशान करने लगे लोग और इनको गलत ठहराने लगे लोग। इनके दोस्त भी इनको अपोज करने लगे और सारे लोग सायरा के साथ में थे। ये बात बहुत दूर तक बढ़ने लगी और इसी दौरान उनकी बहनों ने एक हनीमून का फ़ोटो आसमा और दिलीप साहब के हनीमून का फ़ोटो एक अखबार वाले को दिया और कहा कि इसे अखबार में छाप दो। वो चाहती थी कि उनके रिश्ते पर मुहर लग जाए। जब ये फ़ोटो अखबार में छपा तो ये बात आग की तरह फैलने लगी और हर एक लोगों को पता चल गया कि आसमा और दिलीप कुमार साहब ने शादी कर लिया। फिर उसके बाद जब ये खबर सायरा तक पहुंची तो सायरा ने जाकर के सामने से दिलीप कुमार साहब से पूछा कि क्या ये बात सच है। दिलीप कुमार साहब झूठ नहीं बोल पाए और उन्होंने सारी सच्चाई बोल दी। यह सुनते ही सायरा ने उसी समय उनसे अपना सारा रिश्ता तोड़ा और वहाँ से उन्हें छोड़कर निकल गई। उसके बाद कुछ समय दिलीप कुमार साहब आसमा के साथ रहे और फिर वो अपने आप को रोक नहीं पाए।
और आसमा को तलाक देकर वो वापस सायरा बानो के पास लौट गए। सायरा बानो ने भी उन्हें माफ़ कर दिया और एक्सेप्ट कर लिया। फिर दोनों साथ में रहने लगे। उसके बाद इन्होंने अपनी जो पुरानी ज़िंदगी थी उसे सभी चीज़ों को भूल कर, गिले शिकवे मिटाकर इनकी हंसती खेलती ज़िंदगी वापस से खिलखिला उठी। लेकिन उन्होंने उस समय अपनी दूसरी शादी के बारे में कुछ भी नहीं बोला। बहुत सालों के बाद उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी और अपनी आत्मकथा में उन्होंने एक बड़े पन्ने पर अपनी दूसरी शादी को एक बड़ा भूल करार दिया। यूं तो दिलीप कुमार साहब एक कमाल के अभिनेता है, लेकिन अगर उनके फिल्मी करियर की बात करें तो उनके फिल्मों में जो उनकी आवाज़ बनते थे वो थे तलत महमूद। इनकी आवाज़ उन पर बहुत ही ज़्यादा जचती थी। और फिर यह भी कहा जाता है कि मुकेश की भी आवाज़ दिलीप साहब के लिए ही बनी थी, लेकिन बाद में जाकर शंकर जयकिशन ने मुकेश की आवाज़ को राज कपूर के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। फिर बने मोहम्मद रफ़ी इनके ऑन स्क्रीन आवाज़। फिल्मों का दौर बदल रहा था। उस ज़माने में एक तरफ रोमांटिक हीरो के रूप में राजेश खन्ना ने बॉक्स ऑफिस पर अपना कब्जा जमा लिया था, लेकिन दिलीप कुमार साहब का भी दबदबा कम नहीं हुआ था। एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन भी दिलीप कुमार साहब का स्टेटस नहीं हिला पाए थे। इस बात का जीता जागता उदाहरण है फिल्म शक्ति। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन ने दिलीप कुमार साहब के बेटे का किरदार निभाया था। दिलीप कुमार साहब ने फिल्में प्रोड्यूस करना भी शुरू कर दिया था और इस फहरिस्त में सबसे ऊपर जो नाम आता है वह है गंगा जमुना का। यूँ तो दिलीप कुमार साहब ने 40 के दशक से ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन 80 का दशक भी इनसे अछूता न रहा। इस बात का जीता जागता उदाहरण है शक्ति, कर्मा, मशाल। ये सब फिल्मों में वो बिल्कुल मैच्योर और बिल्कुल अलग नजर आए थे। तो चलिए अब बात करते हैं दिलीप कुमार साहब के फिल्मों के फहरिस्ते की। तो इसमें सबसे पहले जो नाम आता है वह है जवार भाटा का, जो कि 1944 में रिलीज हुई थी। फिर आई प्रतिभा 1945 में रिलीज हुई। फिर आई मिलन 1946 में रिलीज हुई। फिर आई जुगनू 1947 में रिलीज हुई। फिर आई अनोखा प्यार 1948 में रिलीज हुई। फिर आया मेला, ये 1948 में रिलीज हुई। फिर आई शहीद, यह भी 1948 में रिलीज हुई। फिर आई नदिया के पार, यह भी 1948 में रिलीज हुई। फिर आई सबनम, यह भी 1948 में रिलीज हुई। फिर आई अंदाज, जो कि 1949 में रिलीज हुई। फिर आई जोगन 1950 में रिलीज हुई। फिर आई आरजू, वो 1950 में रिलीज हुई। फिर आई बबूल, फिर ये भी 1950 में रिलीज हुई। फिर आई दीदार, ये 1951 में रिलीज हुई। फिर आया तराना, ये भी 1951 में रिलीज हुई। फिर आई हलचल, ये भी 1951 में रिलीज हुई। फिर इनकी फिल्म आई आन, जो कि 1952 में रिलीज हुई। और इस तरह से इन्होंने कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी और इन्होंने एक के बाद एक सुपरहिट ब्लॉकबस्टर फिल्मों का तांता लगा दिया। और इस तरह से इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई। अब बात करें अवार्ड्स की, तो 1993 में दिलीप कुमार साहब को फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। फिर 1994 में दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया। और तो और 1991 में उन्हें पद्म भूषण और 1998 में पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया। सबसे ज़्यादा अवार्ड जीतने वाले एक्टर थे, और जिस कारण से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इनका नाम दर्ज है, क्योंकि इन्होंने एज एन एक्टर सबसे ज़्यादा अवार्ड्स जीते थे। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के ही मैन कहे जाने वाले धर्मेंद्र ने भी कई बार यह बात कही है कि दिलीप कुमार साहब की फिल्में देखकर भी वो फिल्मों में आने का मन बनाए थे। और मिस्टर भारत के नाम से जाने जाते मनोज कुमार ने भी ये कहा कि उन्होंने दिलीप कुमार साहब की एक फिल्म सबनम देखी। उस फिल्म में उनका नाम मनोज कुमार था, इसलिए उन्होंने अपना नाम मनोज कुमार रखा। दिलीप कुमार साहब उन एक्टर्स में से हैं जिन्होंने एक नहीं कई जनरेशन्स को इंस्पायर किया है। आज भी नए एक्टर्स उनकी फिल्में देख करके इंस्पायर होते हैं और सीखते हैं। दुख की बात यह है कि कुछ ही साल पहले 7 जुलाई 2021 को उनका देहांत हो गया, लेकिन वो मर के भी लोगों के दिलों में अमर हो गए। वो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है, क्योंकि उन्होंने ऐसे ऐसे फिल्में दी है हमारी इंडस्ट्री को कि आज भी लोग इनकी फिल्में देख करके उनकी तारीफ़ें करते नहीं थकते।
तो चलिए मिलते हैं अगली बार बॉलीवुड फ्लैशबैक के अगले एपिसोड में। बात करेंगे एक नए टॉपिक पे, नए किसी अभिनेता के बारे में और जानेंगे उनके जीवन से जुड़ी रूपरेखाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, लोगों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कास्टिंग से जुड़ी अपडेट्स चाहिए तो प्ले स्टोर में जाएं और माया ऐप को इंस्टॉल करें, उसमें आपको कास्टिंग से जुड़ी हर एक अपडेट्स मिल जाएंगी। तो चलिए मिलते हैं अगली बार एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।